हीर को अपने सामने होंकों की तरह देख के जितनी गालियों से साइम को नवाज सकता था नवाज चुका था। हीर जॉन के करीब आए और कहा, ये कौन सी घटिया हरकत की है आपने भाई? ऐसे इस तरह सनम को लेकर कहाँ गए? क्या करने वाले हैं साइम? हाय भाई इनके साथ। उफ मेरी कराची एक्स पर थोड़ा ब्रेक मारो। जॉन ने आगे बढ़ कर इसके होठों पे अपना हाथ रखते हुए कहा, बताता हूँ सब, चलो मेरे साथ। जॉन इसका हाथ पकड़ के ड्रेसिंग रूम में ले आया। शानज़ा ने एक नज़र अपने हाथ में मौजूद मुराद के हाथ को देखा और एक नज़र मुराद को। शानज़ा ने अपना हाथ बड़े आराम से मुराद के हाथ से छुड़वाया और एक सन्नाटेदार थप्पड़ मुराद के मुंह पर दे मारा। थप्पड़ इतना शदीद था कि जहाँ मुराद के पाँव अपनी जगह से हिले, वहीं इसके चेहरे पे भी शानज़ा की उंगलियाँ छप चुकी थी। शानज़ा ने गुस्से में इसका कॉलर थामा और कहा, आज के बाद शानज़ा राजपूत के पास आस-पास दे आते हुए इसको छूते हुए थप्पड़ ज़रा याद कर लेना। तुम्हारे जैसे मर्द वक्त आने पर अपनी बहन बेटियों को भी दांव पे लगा सकता है अपनी ज़रूरत के लिए। शानज़े मुराद गुस्से में चीखते हुए दोबारा इस तक आया जब शानज़े ने एक और थप्पड़ इसकी गाल की जीनत बनाया और कहा, पूरा नाम लो मेरा, शानज़े behzad राजपूत। इतना कहकर शानज़े ने बहुत आराम से सूप का बाउल उठाया किचन से निकलकर अपने पापा के कमरे का रुख किया। अभी कमरे में पहुंची थी कि वहाँ behzad को बैठा देख के वो चौंकी हुई और साथ साथ खुश भी हुई। अस्सलाम वालेकुम behzad। वालेकुम सलाम। आप कब आए? बस अभी अभी आया। आशिर को नहीं लाया? इसे फहाद में अपने साथ ले गए थे। निहाल की शादी में मम्मा भी वहीं गई हैं, सुबह आएंगी। behzad ने मुस्कुरा के शानज़े को देखा और शानज़े इसकी गहरी ग्रीन आंखों में चमक देख के समझ गई कि आज इसका इरादा क्या है। शानज़े बेटा, आज आप behzad के साथ चली जाओ, अपना घर भी देखो और 2 दिन से यहाँ रुकी हो। अरे नहीं नहीं अंकल, अभी शानज़े आपके पास ही रुकेगी। behzad ने किस दिल से ये बात कही थी ये वही जानता था। किस तरह इसने 2 दिन बेडरूम में बगैर शानज़े के गुजारे ये वही जानता था। इसलिए आज इसका शिद्दत से दिल चाहता शानज़े को अपनी बाहों में लेने का। भले 1-2 दिन में ये दोबारा आ जाए, मगर अभी तुम्हारे साथ जाएगी क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जवाद साहब के थोड़े से नरम से बोलने पर behzad ने मुस्कुरा के शानज़े को देखा तो मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बैठ के वो लोग जाने लगे जब बाहर लॉन में behzad और शानज़े का टकराव मुराद से हुआ। अरे मुराद, कैसे हो? behzad ने रुक के इसका हाल चाल पूछा और मुराद behzad को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी इसे जान से मार देगा। मैं ठीक हूँ। इतना कह के मुराद आगे जाने लगा जब behzad ने इसे दोबारा रोक के इसका चेहरा देखते हुए कहा, यार ये तुम्हारे गाल पे किसका हाथ छपा है? behzad के बोलने पे शानज़े आगे बढ़ गया और उसके आगे बढ़ते ही behzad ने गुस्से में इसका कॉलर पकड़ के झटका दिया। शानज़े के थप्पड़ से तो खाली इसके कदम डगमगाए थे, मगर behzad के खाली कॉलर पकड़ने से वो पूरा का पूरा हिल गया था। behzad ने जब इसके हिलते वजूद को देखा तो तंजिया मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी हालत में तुम्हारे लिए कोई भी तेज़ हवा का झोंका बर्दाश्त कर लो, लिहाजा अपनी हालत पे तरस खाओ। आज जो तुमने जुर्रत की है ना मिसेज़ राजपूत का हाथ पकड़ के, इसके बदले का रद्द-ए-अमल तुमने बहुत अच्छे से अपने इस गाल पे महसूस किया होगा मिसेस behzad राजपूत से। इसलिए तो मैं behzad राजपूत आराम से समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने शानज़े के तरीके से तुम्हें समझाया तो खामख़ाई में जो तुम्हारे ये दूध के दाँत है ना, जबड़े समेत टूट जाएंगे। इसलिए आइंदा एहतियात रहिए। इतना बोल के behzad ने उसका कॉलर छोड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। क्या आप लोग पागल हो गए हैं? ये तकरीबन चीख पड़ी जान की सारी बात सुन के। सन ने एक बार फिर से खुद से करीब करके अपना हाथ इसके मुंह पे रखा और कहा, चीख क्यों रही हो यार? तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम चीखी तो। जान ने कह कही कि मुझसे अपना हाथ हटाया तो वो गुस्से में जान को घूरने लगी। ये देखो साइम भाई, आज पूरी कोशिश करेंगे अपने मामला सनम के साथ सही करने में। तुम बजाय अपने भाई के लिए दुआ करने के लिए यहाँ मुझसे लड़ रही हो। जान, ये कौन सा तरीका है किसी से अपने मामला क्लियर करने का? अगर सनम ने कोई हंगामा कर दिया तो? या तुम इतनी नेगेटिव क्यों सोच रही हो? अच्छा सोचो ना। अच्छा, और अभी निहाल भाई साइमा बाजी ने पूछ लिया सनम का, फिर इन दोनों को पता है सब वो भी इस प्लान का हिस्सा है। जान की बात पर ही का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। जान ने उसकी गाल पर अपने होंठ रखे और कहा, इतनी हैरानगी तुम पे सूट नहीं करती। बस अब तुम्हें इतना करना है अपने भाई के लिए कि जब घर के सब बड़े पूछे कि सनम कहाँ है तो कहना शानजी की तरफ गई है, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। जान, मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। हीर ने मासूम सी शक्ल बना के कहा, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें इंसान ज़िंदगी में पहली बार करता है। स्वर्ण ने इसका हाथ थाम के आगे बढ़ते हुए कहा, अब किस ज़िंदगी में तुमने पहली बार की थी ना मुझे? अब किस ज़िंदगी में तुमने पहली बार की थी ना मुझे? जान ने आँख मारते हुए कहा, आपसे किसने कहा कि मैंने किस पहली बार करी है, वो भी आपको? इनने इनने ये बात बोल के बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाई और आगे बढ़ गई।
मगर जवान वो इस बात पर नाराज़ होने की बजाय इसके गालों पे किस करते हुए कहा, वाक़ई में मेरी बीवी को झूठ बोलना नहीं आता। जवान की बात पे हीर ने इसे हैरानकुन नज़रों से देखा और मुस्कुराने लगी। साइम सनम को बजात के फार्म हाउस में ले आया, जो ज़्यादा दूर नहीं था। गाड़ी से उतर के साइम ने बहुत आराम से सनम को अपनी बाहों में डाल अंदर बढ़ गया। एहतियात से उसे बेड पे लेटाया, घड़ी में टाइम देखा तो उसे लगा पहले वो ईशा की नमाज़ पढ़ ले। वज़ू करके उसने ईशा की नमाज़ की नियत बांधी, तब सनम को होश आया। इसका सर बुरी तरह से भारी हो रहा था। इसने आंखें खोल के छत को घूरा। 2 मिनट तो इसे समझ नहीं आया कि वो है कहाँ। मगर जैसे ही इसे इसके साथ हुआ का कारनामा याद आया तो वो बेड से उतर कर जैसे ही कमरे से निकलने लगी, इसकी नज़र नमाज़ पढ़ते साइम पे पड़ी। इसको समझ में आया अगर वो भागी नहीं बल्कि गुस्से में बेड पे बैठ के साइम की नमाज़ ख़त्म होने का वेट करने लगी। नमाज़ पढ़ के साइम ने दुआ के लिए हाथ उठाया तो बहुत गौर से सनम ने इसे देखा। एक अलग ही इसका लगाव था दुआ मांगते हुए। साइम ने नमाज़ पढ़ के रुख मोड़ा तो सनम को गुस्से में खुद को घूरता पाया। सनम गुस्से में इस तक आई, इसका कॉलर पकड़ के पूछा, इस घटिया हरकत की वजह जान सकती हूँ? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? साइम ने इसके हाथ से अपने कॉलर पर से हटाया नहीं बल्कि इनके हाथों पर अपना हाथ रखकर इसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलत इरादे से नहीं लाया, अल्लाह गवाह है मेरा। बस तुम तक अपने दिल की बात एक आखिरी बार पहुंचानी थी। साइम के लहजे में इसकी आंखों में नमी महसूस करते हुए सनम ने इसका कॉलर छोड़ा और कहा, सुनो मैं तुम्हारी बात। हाँ, क्यों सुनो? सनम ने साइम के कहने पर अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रख के इसे धक्का देते हुए कहा, मुझे धोखा देते हुए दिल नहीं काँपा तुम्हारा? मैंने तो नहीं सोचा था आज तक तुम्हारे अलावा। आगे की बात बोलते सनम रोने लगी और जाके गुस्से में बेड पे बैठ गई। साइम तो लाजवाब हो चुका था सनम की बात का आगे का मतलब समझते हुए। साइम इसके बराबर में आके बैठा और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सनम, मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं करी। न जाने कितने ज़्यादा गुनाहों के दलदल में फंसा था। मैंने हर इस लड़की का फ़ायदा उठाया जो लड़की मेरी ज़िंदगी में आई है, मगर जब जब मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहा, मेरे दिल ने मुझे रोक दिया। अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, इस दिल ने हर गुनाह से तौबा कर ली है। साइम की आखिरी बात पे सनम ने सिर घूरा और कहा, अच्छा तो ये क्या था फिर? साइम की बात पे सनम ने गुस्से में अपने हाथ का इशारा अपने होठ के ज़ख्म की तरफ किया। वो तो तुमने गुस्सा दिलाया था मुझे, तो ये हो गया मुझसे। साइम ने निगाहें झुका के इतराफ़ किया, ये सही है भाई, धोखा भी खुद और दो और गुस्सा भी खुद करो। सनम ने अपने आप बढ़ते हुए कहा, 1 मिनट ये बताओ मुझे बेहोश किसने किया है? सनम के पूछने पे साइम के दिमाग में जुबान का चेहरा आया मगर उसने झूठ बोला, वो मैंने ही किया था। इधर देखना ज़रा मेरी तरफ। सनम के कहने पे साइम ने से निगाह उठा के देखा, मगर हमेशा की तरह सनम इसकी आंखों में ज़्यादा देर तक देख न पाई और निगाह झुका गई। साइम सनम की ये कमज़ोरी जानता था कि वो सनम की आंखों में ज़्यादा देर नहीं देखती, इसलिए इसने बहुत कमाल महारत से अपनी मुस्कुराहट छुपाई। मुझे घर ले चलो अब, मगर फैसला तो तुमने मेरा करा ही नहीं। साइम के कहने पे सनम ने इसे देखकर कहा, सोच के जवाब दूंगी तुम्हें माफ़ करना है या नहीं? अच्छा ठीक है, ये रखो अपने पास। ये बोल के साइम ने अपनी जेब में से एक नकली रुपया निकाल के इसके हाथ में रखी और कहा, कल सुबह तक का टाइम है, कोई ज़बरदस्ती नहीं तुम्हारे साथ। सनम अगर चाहो तो मुझे माफ़ करके मेरी ज़िंदगी में शामिल होने का फ़ैसला करके ये इस बॉक्स में मौजूद चीज़ पहन लेना। अगर माफ़ ना करूँ तो? सनम ने इसे खोजती निगाहों से देखते हुए कहा। सैम के चेहरे पे एक ज़ख्मी मुस्कुराहट आई। उसने बहुत आराम से सनम के गाल पे अपना हाथ रखकर अपने अंगूठे से उसका ज़ख्मी होंठ सहलाते हुए कहा, तो फिर भी मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सैम की बात पे सनम ने बहुत गौर से देखा था। फिर खड़े होकर कहने लगी, मुझे घर जाना है। सैम ने इसे एक नज़र देखा और कमरे से बाहर निकल गया। बज़ात पूरी रात से मुस्कुराता रहा। ये बात शांति ने भी नोट की। सोने पे सुहागा, बारिश भी हो गई। बज़ात का हर अमल आज शांति के लिए शौक था। बज़ात जिसको बारिश पसंद नहीं थी, आज इसने बारिश में गाड़ी रोके भीगते हुए इसके लिए गजरे लिए। बज़ात आप पूरे भीग गए हैं। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें गजरे भी तो पसंद है। मगर मैंने तो लेने को नहीं बोला था। मगर आखिर तो तुम्हारी कह थी कि बज़ात गाड़ी रोक के गजरे ले लो। बज़ात की बात पे शांति ने बहुत प्यार से आगे बढ़ के उसके गाल पे प्यार किया। मेरा आज इस छोटे-मोटे प्यार से गुज़ारा होने वाला नहीं, मैं आज बहुत सारा प्यार करने का इरादा रखता हूँ। बज़ात की बात पे शांति शर्म से निगाह झुका गई। साइम और सनम एक साथ घर में दाखिल हुए थे, मगर शुक्र है इन्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था क्योंकि अचानक बारिश होने की वजह से साइम बहुत एहतियात से गाड़ी चला रहा था, मगर फिर भी इनकी गाड़ी तेज़ बारिश होने की वजह से बंद हो गई थी। साइम ने जैसे-तैसे करके गाड़ी ठीक की और घर तक पहुँचते-पहुँचते सनम तो भीगने से बची रही क्योंकि गाड़ी के अंदर थी, मगर साइम अच्छा खासा भीगा हुआ था। साइम कमरे में पहुँचा तो उसके पीछे भी रिज़वान भी कमरे में दाखिल होते ही पूछने लगा,
क्या हुआ, बात बनी? साइम ने मुस्कुराते हुए कहा। आसार तो लग रहे, बाकी अल्लाह मालिक है। इंशाअल्लाह, मेरा दिल बोल रहा है साइम भाई, आपके हक में ही फैसला होगा। आमीन। सनम ने कमरे में आते फ़ौरन कपड़े बदले सुकून से ब्लैंकेट में घुस के लेट गई। लेटते ही इसकी आंखों में थोड़ी देर पहले का मंजर चलने लगा। गाड़ी बंद होते ही सामने तेज़ बारिश में उतर कर गाड़ी ठीक करी, मोबाइल को मुंह में दबा इसकी टॉर्च से गाड़ी का प्लग चेक कर रहा था। सनम ने जैसे दरवाज़ा खुला, बाहर निकल के साइम की मदद करने के लिए साइम ने इसे बाहर आने को मना किया और कहा, तुम गाड़ी में बैठी रहो, बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, कपड़े भीग जाएंगे तुम्हारे, प्लीज़ गाड़ी में बैठो। उसके चेहरे पर अपनी फिक्र देखकर सनम का फैसला करना और आसान हो गया। वो कितनी देर यूं ही साइम के बारे में सोचती रही, फिर कुछ याद आने पर उसने वो मखमली डिब्बियाँ उठाई जो इसे साइम ने दी थी। बेजाद और शांत से जैसे ही घर में दाखिल हुई, बेजाद ने उसे गोद में उठाया। बेजाद, नीचे उतारे प्लीज़। नहीं, 2 दिन दूर रहिए मुझे, आज से तुम खुद से जुदा नहीं करना। बेजाद शांति को लेकर कमरे में पहुंचा और इसे बेड पर लेटा इसके लबों पर झुक गया। 2 दिन की अपनी तश्नगी मिटाने लगा। शांति को ऐसा लगा इसका सांस रुक जाएगा। वो बेजाद के कंधे पे हाथ मारकर उसे पीछे करने लगी। बेजाद को भी इस पर रहम आ गया, उसके लबों को छोड़ा। ओ बेजाद, क्या हो गया, सांस तो लेने दे। शांति के खफा होने पर बेजाद ने उठ के अपनी शर्ट उतारी, उसे लेकर लेट गया। इसके माथे पे अपने होठ रखकर कहा, वैसे अच्छा खासा भारी हाथ है तुम्हारा, मुराद को जबड़ा हिल गया होगा तुम्हारा हाथ का थप्पड़ खा के। बेजाद का बोला था कि शांति ने हैरान होकर पहले गर्दन उठा के उसे देखा और कहा, आप देख रहे थे सब? नहीं, बस वहाँ तक का ड्रामा देखा जहाँ तक मुराद ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। हम दास्तान इश्क सुना रहा था अपनी, मैंने भी इसका मुंह लाल करके कहानी ख़त्म कर दी। बेजाद ने शांति की बात झुक के इसका माथा चूमा और कहा, जब भी तो मेरी पटाखा हो तुम, आपको गुस्सा नहीं आया मुझ पे जब मुराद मेरे इतने करीब खड़े के मेरा हाथ थामा? नहीं, क्योंकि जब तुम रुकना को इसकी औकात याद दिला सकती तो फिर ये किस खेत की मूली है। शांति ने बेजाद की बात में सुकून से अपनी आंखें बंद कर बेजाद के सीने पर रखी। जब बेजाद ने कहा, शांति, मुझे मुझे किस करो आज। बेजाद की फरमा पे शांति ने उसे घूर के देखा। एक किस ही मांगी है मुझ मासूम ने। खुद को मासूम ना बुला करें, बेजाद सूट नहीं करता आप पर। ये बोल के शांति उसकी ख्वाहिश रख करके दोबारा उसके सीने पर सर रख के लेट गई। मगर बेजाद अब खामोश हो चुका था। शांति ने गर्दन उठा के बेजाद को देखा तो वो अपनी आंखों पे हाथ रख चुका था। शांति ने मुस्कुराकर उसे देखा और थोड़ा उठ के इसके लब पे अपने लब रख दिए। शांति का ऐसा करना था कि इसके बाद बेजाद ने इस पे झुके मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साहिब ने सारी रात सोचते जागते गुजारी। जिंदगी में कभी इसे इतना डर नहीं लगा जितना इसे सुबह होने से लग रहा था। फजर की नमाज़ पढ़ के वो आया तो लॉन में ही बैठ गया। जब इसके नंबर पर ज़ात की कॉल आने लगी, अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। साहिब, बताया नहीं फिर तुमने कल रात का कुछ भी? मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। 2 दिन बाद तो आपकी वाइफ घर आई थी और आशिर और नानू भी यहाँ थे, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा। ये बात बोल के साहिब ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई तो इधर साहिब की बात का मतलब समझ के बेजाद ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहा, इतने सीधे कब से हो गए आप साहिब बहाज? जब से आपकी भांजी से इश्क हुआ है। साइम के जवाब पे दोनों का मुश्तरका कहकमा गूंजा। बेजाद ने बिल्कुल सीरियस होकर पूछा, कहाँ तक पहुँचा मसला ये बताओ। बेजाद के पूछने पे साइम ने कल रात हुई अपनी और सनम के दरमियान हुई सारी बात बेजाद को बता दी। मान जाएगी साइम, मोहब्बत वो तुमसे आज भी करती है, बस इस मंजर को भूलना इसके लिए मुश्किल है जिस मंजर ने इसका दिल तोड़ा। मगर अब मैं इतना भी जानता तुम वो मंजर के दिमाग से निकाल दोगे। बस मामू, आप मेरे लिए दुआ करें, आज फैसला मेरे हक में हो। इंशाल्लाह साईं तुम्हारे हक में होगा। सभी नाश्ते की टेबल पे बैठे थे। हफ्ते का दिन था तो ऑफिस का आज ऑफ था। साईं भी टेबल पे मौजूद था और बहुत बेचैनी से सनम का वेट कर रहा था। हीरो जवान एक साथ बैठे थे और दोनों किसी बात पे मुस्कुरा रहे थे। जवान जो बातें तो हीर से कर रहा था मगर इसका सारा ध्यान साइम पे था जो बार बार ऊपर सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। जहाँ से सनम को आना था। साइम को इतना बेचैन देख के जवान के हाथों में खुजली हुई और उसने साइम के नंबर पर टेक्स्ट कर दिया। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की। टेक्स्ट पढ़ के साइम ने गुस्सा नहीं किया, बस जवान को देख के मुस्कुराया। जब जवान ने फिर टेक्स्ट किया, आ जाएगी भाई, सबर सबर। अभी वो दोनों बातों में मसरूफ़ थे जब हॉल में सनम के सलाम की आवाज़ गूंजी। अस्सलाम वालेकुम। बोतल ग्रीन और ब्लैक कंट्रास्ट की सिंपल कमीज शलवार में बालों का ऊंचा जोड़ा बना हुआ साइम को अपनी तरफ मुतवज्जा कर चुकी थी। मगर वो मुसलसल साइम की तरफ देखने से गुरेज करती जबकि साइम की निगाहें इसके हाथों की तरफ थी। वो अंगूठी देखना चाह रहा था जो उसने कल रात इसे दी थी। वो अंगूठी ही साइम वहाज की ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाली थी।
जॉन भी किस ऐसी ही सिचुएशन में था, मगर अफ़सोस वो भी रिंग देखने में नाकाम रहा। सनम के हाथ दुपट्टे में ज़्यादा थे, इसी वजह से सनम ने निगाह उठा के साइम को देखा तो वो उसे ही देख रहा था। सनम को आज वहाज की लाइट ग्रीन आँखों में एक उम्मीद दिखी, ऐसी उम्मीद जिसे मरने वाले को ज़िंदगी की नवीं सुनाई जाने वाली हो। साइम को देखते हुए सनम ने अपने उल्टे हाथ से चाय का कप पकड़ा और वही लम्हा था जब साइम ने इसके हाथ की तीसरी उंगली में अपनी दी हुई अंगूठी देखी। जय साइम के लबों पे हंसी मुस्कुराहट आई, वही सनम ने भी अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए चाय का कप अपने लबों से लगा लिया। जॉन ने जब इन दोनों को मुस्कुराते हुए देखा तो खुद का हिकमा लगाते हुए हंस पड़ा। बेटा तबीयत ठीक है आपकी? अज़ा साहब ने सिर घूरते हुए कहा, क्योंकि जान को ऐसा हंसता हुआ देख के सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे, सिवाय सनम और साइम के, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे इसके हंसने की वजह। सबकी हीर भी कंफ्यूज होकर जान को देखने लगी। हाँ पापा, अब तो सब सही है। साइम का बस नहीं चल रहा था जाके सनम को भी इसी वक्त सबके सामने गले लगा ले, मगर अफसोस ऐसा नामुमकिन था। साइम की नज़रें मुसलसल सनम पे थी और वो थी कि अपनी गाय नहीं उठा रही थी। इन्हें नाश्ता करते करते सनम से पूछा, चलना है क्या फिर हुंजा की तरफ? हाँ हाँ, बस 1 घंटे में निकलते हैं, शान से भी अभी यहाँ आने वाली है। खुशबू मेरे कमरे में चाय ले आओ। वहाँ साहब ने खुशबू बेगम को बोलते हुए कमरे की राह ली। बाकी सारे बड़े भी अपने अपने कमरे में चले गए जब साइम ने आज ही वहाँ से बात करने की ठानी। सबके जाते ही साइम उठ के सनम के पास आने लगा तो इसने आंखें दिखा के आने से रोका। स्वान जो सारे इशारे देख रहा था, हीर को मुखातिब करके कहने लगा, कुछ लोगों ने इशारे करने में और समझने में पीएचडी करी हुई है। स्वान के बोलने पे साइम ने इसकी गर्दन पे अपना हाथ फंसाया, जबकि हीर अभी तक कंफ्यूज थी ये हो क्या रहा है, मगर सनम को मुस्कुराता देखा तो मामला समझ के खुश होकर सनम से पूछने लगी, सनम इधर देखो, सच में? हीर के पूछने पे सनम ने हाँ में गर्दन हिलाई। जब खुश होके हीर इसके गले लग गई, इधर जुबान भी खुशी में साइम के गले लग गया। आज वहाज मंजिल में एक बार फिर खुशियाँ बिखर रही थी। बस अब साइम को वहाज को मनाना था ताकि वो अदर साहब से बात करे शादी की। साइम ने वहाज के कमरे के बाहर खड़े होकर लंबी सांस ली और दरवाज़ा बताने लगा, आ जाओ आजा। इजाज़त मिलती साइम अंदर गया। वहाज को देख के चाय पीते वहाज एक घूंट उसका आगे से देखा और दोबारा चाय पीने लगा, जबकि वहाज को ऐसे कमरे में देखकर खुशबू भी हैरान थी। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक सना तुम्हें माफ़ नहीं कर देती हमारे दरमियान कोई और बात नहीं होगी। अरे यार मम्मा, अपने शौहर को बोले 2 मिनट बात सुन ले। मेरे नखरे ऐसे दिखा रहे जैसे मैंने शाहरुख खान से अपॉइंटमेंट मांगने का बोला हो। साइम की बात पे वहाज ने होंको की तरह इसका चेहरा देखने लगा। वहाज सही बोल रहा है साइम, बात तो सुनो उसकी क्या कह रहा है। हाँ तो साइम भी बोल पड़ा। वहाज ने घूर के दोनों को देखा, दोबारा चाय पीने लगा। जब खुशबू के इशारा करने पे साइम ने अपनी बात कहना शुरू की, पापा आप आज ज़्यादा चाचू से मेरी और सनम की शादी की बात करें। वहाज साहब की बात सुन के तंजिया हंसा और कहा, मुझे लगता है आज तुमने अपने बेटे को नाश्ते में कोई नशा आवर चीज़ खिलाई, जब भी बहकी बहकी बातें कर रहा है। जाओ जाके इसे नींबू चटाओ। पापा मेरी बात तो सुने पूरी। क्या सुनो, तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें पता है एक बार पहले भी इस बात को लेकर तमाशा हुआ था, याद है तुम्हें? अब तुम क्या चाहते हो, दोबारा कोई तमाशा? पापा मेरी बात सुनिए पहले। साइम के बोलने पे लम्हा भर के लिए वहाँ खामोश हुआ। जब साइम ने कहा, पापा मैंने सनम के साथ अपने मामला क्लियर कर लिए हैं, इससे माफ़ कर दिया मुझे। क्या सच कह रहे हो? हाँ पापा, इसलिए मैं चाहता हूँ अब आज ही ऐसे चाचू से बात करें मेरी शादी की। हाँ हाँ, कर लेंगे बात, अभी हाथ पे सरसों मत जमाओ। वहाँ साहब ने फिलहाल इसे टाला। पापा खुद तो आप दो दो करके बैठ गए हैं, दोनों से एक सिंपल भी अपने लॉन्च कर दिया। मेरे बारे में आप मुझे बोल रहे कि रुको। सैम के बोलने पे जहाँ जहाँ चाय पीते भाज के मुँह से चाय छलकी और वो होंकों की तरह भाज को देखने लगा। वही खुशबू की भी हंसी निकली। मैं बता रहा हूँ पापा, आज रहता आप अजय चाचू से बात कर लें, वैसे ही मेरे बच्चे बहुत लेट होंगे दुनिया में आने के लिए। इतना बोल के साइम वहाज को हैरान के कमरे से बाहर निकला। वही खुशबू हंसने लगी। आज बहुत दिनों बाद वहाँ सबने इन्हें हंसते हुए देखा तो उठ के इनके करीब आके इन्हें कमर से थाम के खुद से लगाया और कहा, अपनी बेटी की बात तो बहुत हंसी आ रही है। ये बोल के वहाँ साहब जैसे ही खुशबू बेगम को छूने के लिए झुके तो खुशबू बेगम ने इनके सीने पे हाथ रख के रोका और कहा, वहाँ कुछ तो उम्र का लिहाज करें। जाने वहाँ मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता और जब चाहे जिस वक्त चाहे जिस उम्र में चाहे प्यार कर सकता है अपनी बीवी को। अगर पापा मुझे अभी जवानी में ही अपनी बीवी को प्यार करना है, आपकी तरह बुढ़ापे नहीं में नहीं। साहब ने एकदम दरवाज़ा खोल के ये बात कही। जहाँ खुशबू बेगम गड़बड़ाई, कुछ हाल ऐसा ऐसा ही हाल आवाज़ का भी था। वैसे पापा, रोमांस में आपने अपने बेटे को भी पीछे छोड़ दिया। इतना बोल के साहब मुस्कुराता हुआ चला गया। इसके जाते बाद ने अफसोस से कहा, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी इस नालायक को बरसात के हाथों से गुट्टी दिलवाना।
क्या शांति एकदम चीख पड़ी सनम का फैसला सुन के। जबकि शांति को ऐसा चीखते देख के मुंजा ही के साथ साथ पल भर के लिए सनम भी खामोश हो गई थी। सनम तुम कैसे ही फैसला कर सकती हो, जानती हो उन्होंने क्या किया था तुम्हारे साथ। एक मौका सबका हक है शांति, जो मोहब्बत में साइम की आंखों में हमेशा ऐसे ढूंढती आ रही थी। जब मैं इसे रिलेशन में थी मुझे अब इसकी आंखों में दिखाई दी है शांति। तुम जानती हो मैं जज्बाती लड़की हरगिज़ नहीं हूँ, मैंने बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का फैसला किया है। इधर देख मेरी तरफ। सनम उठ के शांति की तरफ गई और उसका चेहरा थामते हुए कहा, मुझे पता है तू मेरे लिए बहुत बहुत फिक्रमंद रहती है, मगर यकीन जान शांति, अब मुझे साइड में पीएम का अक्स नज़र आता है। इतना सब कुछ भी हमने तेरे साथ किया था, फिर भी तूने इन्हें मौका दिया था ना। आज देख तुझे पछतावा तो नहीं है ना अपने फैसले पर। इंशाल्लाह ऐसा ही मुझे भी अपने फैसले में पछताना नहीं पड़ेगा। सनम बोल के चुप हुई। जब हीर बोल पड़ी, शांति मेरा भाई अब इतना बुरा भी नहीं, मैंने इन्हें सनम के लिए रोते हुए देखा था। इन्हें बहुत अफसरदा हो गई बात कही। पल भर के लिए शांति समेत हुंजा और सनम ने भी हीर को देखा। इन चारों में सबसे छोटी थी और बहुत जल्दी हर बात पे दिल पे ले लेती थी। सनम के इशारा करने पे शांति ने आगे बढ़ के इसे गले लगाया, कहा, यार मैं तुम्हारे भाई को बुरा नहीं बोली, बस थोड़ा डर रही थी, मगर अब वो डर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि तुम होगी ना हर वक्त अपनी भाभी का ध्यान रखने के लिए। शांति के कहने पे हीर के चेहरे पे मुस्कुराहट से शांति ने इसे गले से लगाया। बारी बारी मुंजा और सनम भी इन दोनों के गले लग गई। और तब शादियों की शहनाइयाँ बजने लगी। जहाँ वाट्सएप की बात करने अज़ा साहब ने सनम की मर्जी जान के रजामंदी दे दी, वहीं इन तीनों ने डिसाइड किया कि तीनों शादियाँ एक साथ होंगी। सबसे पहले हुंजा की रुखसती होगी, फिर नूरान का निकाह, क्योंकि ये सब बड़ों का फैसला था। निकाह दोबारा हो और रुखसती आखिर में साइम और सनम की शादी। ये फैसला तीनों लड़कियों की फरमाइश पे हुआ, क्योंकि तीनों एक दूसरे की शादी इंजॉय करना चाहती थी। अब वलीमा तीनों का एक साथ होगा, ऐसा लड़कों की फरमाइश पे हुआ। बाजिद के घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो लोग अब भी काफ़ी अटैच हो गए थे बजात और उसकी फैमिली से। मगर मसला इन सब में आता इतरत का, जिसकी डिलीवरी के कुछ दिन बचे थे और बिलाज का एक मिशन आ गया था, जिसकी वजह से उसे जाना था। इतरत का रो रो के बुरा हाल था और साथ साथ वो इससे नाराज़ भी थी कि वो इसे इस हाल में छोड़कर जा रहा था। फिर बजात और शान से पिंडी पहुंचे निदा बेगम इतरत को लेने। वैसा था अपना प्राइवेट जेट में इन दोनों को ले आया और बिलाज भी बेफिक्र होकर मिशन पे चला गया, अपने वतन के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि अब इसकी फैमिली अल्लाह के बाद एक मजबूत साहिबान के ज़रिए साय थी। बिलाज जब इतरत को बेजात के हवाले कर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो इतरत के सामने तो नहीं बहे, मगर बेजात के गले लगते ही बह गए। बेजात भाई, मेरी इतरत और बच्ची अल्लाह के बाद आपके हवाले है। अरे बिलाज तुम बेफिक्र रहो, मैं हूँ ना, इंशाल्लाह मैं पूरा ध्यान रखूँगा। बस तुम जल्द से जल्द आने की कोशिश करना, क्योंकि मैं नाक संभालूँ इतरत को, मगर इसे ज़रूरत तुम्हारी ही होगी। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आने की, मगर ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो ऊपर अल्लाह और नीचे आप है मेरी फैमिली का ध्यान रखने के लिए। बोला, आज मरने की बातें करी ना तो लगाऊंगा एक। बजात ने इसे डांट के गले से लगाया और उसकी फैमिली को लेकर कराची आ गया। सनम अभी अपने कमरे में आके बैठ ठक के लेती थी। 2 दिन से मुसलसल वो शॉपिंग में मसरूफ़ थी। अपनी भांजों की शॉपिंग के साथ-साथ इसे हुंजा की बारात की भी शॉपिंग में घुन-चक्कर बनी हुई थी। सनम को लेते-लेते मुसलसल ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे घूर रहा है। सनम ने उठ के कमरे की लाइट को तो साइम को सोफ़े पे बैठते देखे एक दिन हैरान रह के इसे देखने लगी। साइम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा प्लीज़ साइम। साइम जैसे मुसलसल अपनी नज़रों के साए में लिया हुआ था, उठ के इसके पास आने लगा। सनम के बिल्कुल पास आके सनम साइम ने इसे कमर से थाम के खुद से करीब किया और गौर-गौर से इसका चेहरा देखने लगा। सनम भी खामोश थी, बस इसे तकिए जा रही थी। साइम ने बहुत सीरियस होकर इसके चेहरे को खोजते हुए कहा, जब से रिश्ता पक्का हुआ है हमारा, तुमने तो मेरे सामने आना ही छोड़ दिया। वो जो 5 मिनट लेट आने पर मुझे पागलों की तरह लड़ती थी, जो आती ही सबसे पहले मेरे गले लगती थी, मुझसे हर वक्त हर 2 मिनट बाद फ़ोन पे बात करने वाली सनम, जो मुझसे मिलते ही पहले मेरी आँखों की नज़र उतारती थी, वो सनम तो कहीं खो गई। अब जो सनम मेरे सामने, इसमें और मेरी सनम में बहुत फ़र्क है। मुझे मेरी पुरानी सनम चाहिए। सनम ने मुस्कुरा के उसे देखा और कहा, जो हो जैसे हो, इस ख़्याल में कबूल करो, पुरानी सनम को आपने खो दिया। सनम की बातें साइम की आंखों में एक करब से उतरा और इसने सनम की कमर को छोड़ा और उसका हाथ थाम के बेड पे बिठाया और कहा, जो तुम्हें धोखा मिले से भूलना बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। जब मैंने गुमराही का गुनाह का रास्ता छोड़ के अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्ते पे चलना चाहा, तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, इतनी कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं, मगर देखो आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। अगर तुम खुश नहीं दोबारा मुझसे ताल्लुक़ जोड़ने में, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है सनम।
अगर मेरी मिन्नतें करने पे, मेरी माफ़ी मांगने पे अगर तुम मुझ पे तरस खा के रिश्ता जोड़ रही हो तो मत जोड़ो सनम। साइम ने इसके गाल पे हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज़ है अपनी मोहब्बत से भी ज़्यादा। जब तुम ही खुश नहीं होगी तो फिर आगे की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम मजबूरी में रिश्ता निभाओ, इससे बेहतर है कि रिश्ता ही ना बने। मैं खुश हूँ साइम। मुझे तब तक मेरी पुरानी सनम इस सनम में नहीं दिखेगी। मैं तुम्हारी इस बात पे कभी यकीन नहीं करूँगा कि तुम खुश हो। मुझे थोड़ा वक़्त दें साइम। हाँ तो ठीक है, लो जितना भी वक़्त लेना है, मैं आगे बढ़ा देता हूँ शादी की कोई भी बहाना करके। नहीं, नहीं साइम, शादी अपने वक़्त पे ही होगी। साइम ने एक बार फिर उसका चेहरा देखा और कहा, मैं सारी ज़िंदगी अपनी पुरानी सनम का इंतज़ार कर सकता हूँ। ये बात बोल के साइम ने सनम के माथे पे अपने लब रखे। कुछ देर तक वो इसी पोज़ीशन में रहा और कहा, मरकर तुम्हें दिखा नहीं सकता कि दिल में अब तुम क्या मुकाम रखती हो, क्योंकि सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुज़ारना चाहता हूँ। साइम की ग्रीन आँखों में नमी देख के सनम ने कहा, एक बात पूछूँ आपसे? अगर सच-सच जवाब दें तो? हाँ, पूछो। जो आपने मेरे साथ किया, अगर वही मैंने आपके साथ किया होता आपकी जगह, अगर मैं आपको किसी के साथ ऐसे मिलती तो? सनम के सवाल पे साइम के चेहरे पे चटाक जैसी सख्ती आई जो सनम से छुप ना सकी। मगर साइम ने कमाल इज़्ज़त से तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया और कहा, अगर मैं तुम्हें ऐसे देखता तो तुम्हें जान से मार देता और खुद भी मर जाता, क्योंकि एक मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, बस अपनी मनपसंद बीवी या मनपसंद औरत की बेवफ़ाई नहीं, भले वो फिर किसी रूप में हो। बेशक अल्लाह ने मर्द को औरत का हाकिम बनाया, मगर इसमें कुर्बानी का, सब्र का, बर्दाश्त का जज़्बा औरत से कई गुना कम रखा है। मुझे बेशक तुमसे शुरू में मोहब्बत भी थी सनम, मगर जब भी मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का सोचता, मेरा दिल मुझे रोकता। मुझे नहीं याद मैंने तुमसे मोहब्बत करने से पहले कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है, मगर अगर मैंने इनके साथ फ्लर्ट किया तो दूध की धुई वो भी नहीं थी। मगर जब तुमसे मिला तो दिल अलग अंदाज में धड़का। इसलिए जब तुम्हारे सामने सब आया तो मेरे पाँव से इस वक़्त भी ज़मीन निकल गई, जब तुम्हें निहाल के साथ देखा तब भी। आज जो साइम तुम्हारे सामने वो सिर्फ़ सनम का है। ये बोल के साइम ने इसका हाथ थाम के अपनी दी हुई अंगूठी पे अपनी लिप रखी और चला गया। इतने दिन 2 खूबसूरत बच्चों को पैदा किया था। हर कोई खुश था। जहाँ तो ढेरों खिलौने लेकर अस्पताल पहुँच गया, तो इधर सनम ने इसकी वेलकम के लिए पूरा घर सजा दिया। बाज़िल और हुंजा ने भी इतना तो उसके दोनों बच्चों के लिए ढेरों शॉपिंग की थी। हुंजा भी इसकी डिलीवरी में डॉक्टर की टीम में थी। बज़ात अपने दोनों भांजे कह लो या नवासों की पैदाइश पे पूरे अस्पताल में जहाँ मिठाई बाँटी, वहीं नर्सों को भी भरपूर बख्शीश दी। सभी खुश थे सिवाय इतरत के। खुश तो इतरत भी थी, मगर अंदर से काफ़ी उदास थी और वजह थी बुलाज। आज बच्चों की पैदाइश को पूरे 10 दिन हो गए थे, मगर अभी तक बुलाज नहीं आया था। सभी इतरत की मायूसी को महसूस कर रहे थे, मगर इसका दिल बहलाने की कोशिश भी कर रहे थे। घर में शादियों का हंगामा था, इसलिए इतरत ने भी अपने आप को मसरूफ़ रखने का सोचा। अरे यार साले, तू तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जॉन ने बादल को शेरवानी पहनाते हुए कहा। लाइट ग्रीन कलर की शेरवानी में बादल की गोरी रंगत काफ़ी दमक रही थी। सैम ने इसको कुल्ला बनाते हुए कहा, बेटा बच के रहना, थोड़ा अपना रूप रखना। आज के दिन जन-मुरीद बनने के अहदनामे पे साइन मत कर देना। दो जी बोल भी कौन रहा है ये बात जो खुद जन-मुरीद के रिकॉर्ड तोड़ने वाला है? बादल के कहने पे साइम ने इसकी कमर पे एक घूंसा मारा। अरे यार कितना टाइम लगाओगे तुम लोग? हुंजा पहुंच चुकी है हॉल, चलो जल्दी। बारात के थोड़ा गुस्सा करने पे वो लोग फौरी रेडी होकर बारात लेके निकले। बारात का शानदार इस्तकबाल किया गया, हॉल में किया गया। जॉन और सैम तो शामिल तो बारात के साथ हुए थे, मगर वहाँ पहुँचते ही हुंजा की तरफ से शामिल होके भाइयों का हक अदा करने लगे। एक तरफ फ़िलहाल अपने दोनों बच्चे लेके साइड पे बैठी थी। शान से हीरो और सना पूरी महफिल संवार रहे थे। हारून भी अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था और साथ में नौशी भी। शान से और सनम ने एक जैसी ड्रेसिंग करी हुई थी, डार्क ब्लू और रेड कंट्रास्ट की हैवी कमीज शलवार के साथ हैवी ज्वेलरी पहने हुए तीनों शानें महफिल बनी हुई थी। यार इन लड़कियों के इतने नखरे क्यों होते हैं, खासकर जब ये तैयार होती हैं। जॉन के कहने पे साइम ने मुस्कुरा के इसके सर पे हाथ मारा और कहा, हाथ तो कभी नहीं सुधर सकता। इधर देख आ गई रेड और पिस्ताई कलर के हैवी ड्रेस में, इस पे हैवी राजपूतों स्टाइल में ज्वेलरी पहने हुंजा को जो दिख रहा था माशाल्लाह कह रहा हुंजा को जो देख रहा था वो माशाल्लाह कह रहा था। बादल ने जब हुंजा को देखा तो पलके झुकाना भूल गया। बेखुदी में अपनी जगह से खड़ा हुआ और हुंजा की तरफ आगे हाथ बढ़ाया। सनम और हीर ने इसका शरारा स्टेज पर छोड़ा तो वहाँ से बादल ने इसे थाम लिया। एक फोकस लाइट इन पर पड़ी और ढेरों गुलाब की पत्तियाँ भी बेशुमार इनकी पिक्स ली गई। बरसात के कहने पे जॉन और ही साइम और सनम का भी फ़ोटो सेक्शन करवाया गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो सनम। साइम की ग्रीन आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखते हुए सनम मुस्कुराया और कहा,
तुम पे भी ये डार्क ब्राउन कलर काफ़ी सूट करता है, खूबसूरत लग रहे हो मगर मुझसे कम। सनम के लहजे को महसूस करके साइम चौंका था। बात सुनो, इस महफिल में तुम्हारा एक अदद शौहर भी मौजूद है। जॉन ने हीर की कमर पे हाथ रखकर तस्वीर खिंचवाते हुए कहा। मजाल है जो तुमने एक निगाह भी डाली हो। वो अच्छा, मुझे तो दिखाई नहीं दिया मेरा शौहर। हीर ने अपनी लाइट ब्राउन आंखों को घुमाते हुए कहा। रात में अच्छे से बताऊंगा शौहर के बारे में। इतरत अपने बच्चे को ढूंढी थी जो कुछ देर पहले साइम के पास थी जब बेजात ने कहा, इतरत तुम भी पिक्स बना लो। नहीं बेजात भाई, मेरा मूड नहीं है। सामने स्टेज पे निगाह डालो, क्या पता इरादा बदल जाए। बेजात के कहने पे इतरत ने सरसरी निगाह स्टेज पर डाली तो बिलाज अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों में उठाए इसे ही देख रहा था। इतरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो तेजी से स्टेज की तरफ जाने लगी मगर जाते जाते बेजात के गले लगना नहीं भूली। यार मेरी वाली कहाँ है? बजात ने इधर-उधर निगाह दौड़ाते हुए कहा। तो शान से इसे ड्रेसिंग रूम से निकलती हुई दिखाई दी। इसका चेहरा काफ़ी थका-थका सा लग रहा था।